ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की जो बायो के लेक्चर सीरीज थी उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो सेल के डिफरेंट जो पोर्शन हैं उनके बारे में हम और देखेंगे। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, जस्ट मिनट, साइटोप्लाज्म ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे तो वो जो पॉइंट हमारा वो है गोल्गी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आज जो देखिए बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा गोल्गी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए आप यहाँ पर लिख रखा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, आपको देख पा रहे होंगे आप, और ये ऊपर की तरफ आपको गोल्गी एपरेटस दिख रहा है। ठीक है, ये रहा गोल्गी एपरेटस यहाँ पर शो किया हुआ है आपको, और यहाँ पर आपके माइटोकॉन्ड्रिया ये दिखाया हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपकी। ठीक है, पहले इनके डिटेल में देख लेते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम्स में देखेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ डायग्राम में दिखा दिया मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये आपको गोल्गी एपरेटस दिख रहा होगा, ये है यहाँ पर। ठीक है, और सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया आपको देख पा रहे हैं, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दोनों आप भी देख लिया। हम एक बार उसको आप डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होते हैं। तो देखिए गोल्गी एपरेटस यहाँ देख भी पा रहे होंगे आपके, गोल्गी एपरेटस बना हुआ है पूरा। इसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं सब दिए हुए हैं आप यहाँ पर। सेंट्रल मेम्ब्रेन, सर्कुलर, ट्रांसलेशन वेसल्स, वैक्यूल हो गया, सिट्रिन हो गया, इंटरेक्चुअल स्पेस हो गया, जो स्पेस इनके बीच में अवेलेबल होता है। तो देखिए गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखेंगे आप, तो देखिए वेसल्स जो हैं सब पैरेलल हैं, आप देखेंगे यहाँ पर, तो सब एक दूसरे के पैरेलल हैं इस तरह से। देखिए आप इनके बीच में गैप्स हैं। ठीक है, लेकिन सब पर्टिकुलर गैप्स हैं, फिक्स हैं, तो सब क्या है, एक तरीके से पैरेलल्स होती है। तो गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंडेड वेसल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक्स कॉल्ड सिस्ट्रेन। ठीक है, आपस में क्या है, पैरेलल होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्ट्रेन। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए यहाँ पर मान है सिस्ट्रेन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देखिए आप, ये सिस्टम मेम्ब्रेन, ये मार्क है, ये मार्क है। तो सब क्या होती है, सिस्टम मेम्ब्रेन क्या होती है, पैरेलल होती है। साइज में भी डिफर कर सकती है, लेकिन क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब क्या है कि गैप, इनके बीच में जो गैप है वो फिक्स होता है। ये आप देखिए, देखिए अब ये गैप फिक्स्ड है, ये देखिए बीच में गैप जो है वो फिक्स्ड है, सब एक दूसरे पैरेलल है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, सिस्ट्रेन मेम्ब्रेन, सॉरी। ठीक है, सिस्ट्रेन अलॉन्ग विद सम लार्ज एंड स्पेरिकल वैक्यूल्स, और जिसके अंदर क्या होते हैं, कुछ लार्ज स्पेरिकल वैक्यूल्स भी होते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर लार्ज स्पेरिकल वैक्यूल्स हैं, कुछ स्मॉल वैक्यूल्स स्मॉल भी हैं जो नीचे की तरफ दिए हुए हैं। तो ये इस तरह से गोल्गी एपरेटस होता है पूरा आपकी बॉडी के सेल के अंदर। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। किसने डिस्कवर किया, कैमिलो गोल्गी ने किया। नेक्स्ट, इन प्लांट्स गोल्गी मेम्ब्रेन बाउंडेड। प्लांट्स के अंदर जो होता है वो गोल्गी एपरेटस गोल्गी मेम्ब्रेन होती है जिससे बाउंड होता है। ठीक है, चारों तरफ क्या होती है, गोल्गी मेम्ब्रेन होती है। अगर आप यहाँ देखना चाहें तो गोल्गी मेम्ब्रेन इसमें तो शो नहीं है, लेकिन गोल्गी मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ, मतलब एक तरीके से क्या होती है, लेयर होती है जो बाउंड करके रखती है गोल्गी एपरेटस को। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक मैनिमेलिया, आरबीसीज एंड सीड सेल्स। किस किस में एब्सेंट होगी, प्रोकैरियोटिक जो प्राइमरी सेल होगा उसके अंदर एब्सेंट होगी, मैमेलियन आरबीसीज जो होती है मैमेलियन में उनमें एब्सेंट होगी, और कौन होगी, सीड सेल्स। जो सीड सेल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो उनके अंदर गोल्गी एपरेटस आपको नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं बेसिकली इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी, अब इनका फंक्शन देखिए। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को फॉर्म करती हैं, लिपिड्स बता चुका हूँ पहले क्या होता है। ठीक है, लिपिड्स को फॉर्म करती है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला। जो मिडिल लैमेला होता है आपके बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, इसके बारे में हम देख चुके हैं, लैमेला क्या होता है, मिडिल लैमेला क्या होता है। ठीक है, इसको बनाती हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इट्स सीक्रेटरी नेचर। ठीक है, बेसिकली नेचर में क्या होती है, बहुत सीक्रेटरी बिहेव करती हैं। इट हेल्प्स इन द मेलेनियन सिंथेसाइज। ठीक है, मेलेनिन को क्या करती है, सिंथेसाइज करती है। मेलेनिन क्या होती है, एक कंपाउंड होता है फॉर्मेशन में जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, उसको क्या करती है, सिंथेसाइज करती है, मतलब क्या करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है। क्या करती है, सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करती है। किसको करती है, ध्यान रखना है, मेलेनियन। ठीक है, मेलेनिन का ध्यान रखना है आपको। मेलेनिन को सिंथेसाइज कौन करती है, गोल्गी एपरेटस। कौन करेगा, गोल्गी एपरेटस मेलेनिन को सिंथेसाइज करेगा। नेक्स्ट, लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैक्ड एट गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमने देखा था कि लिपिड्स वगैरह सिंथेसाइज तो कहाँ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट इनके बाद सिंथेसाइज होने के बाद ये जो पैक होते हैं, पैक होने का मतलब इनके जो छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी के, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, गोल्गी एपरेटस में स्टोर रहते हैं। दे प्रोवाइड द साइट फॉर असेंबली ऑफ द न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल। और फिर क्या करता है, ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, ये इनको नई साइट प्रोवाइड करता है। इनको क्या करता है, नई साइट प्रोवाइड करता है जहाँ पर ये जा सकते हैं और रह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो वो गोल्गी क्या करते हैं, तो इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो समझिए आप, देखिए सर, समझिए कि लिपिड्स को और प्रोटीन्स को कौन सिंथेसाइज करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, गोल्गी एपरेटस यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास, और फिर उसके बाद गोल्गी एपरेटस क्या करता है, इनको नई जगह भेजता है। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन होगा गोल्गी एपरेटस का। स्ट्रक्चर देख चुके हैं हम, क्या क्या होता है, पैरेलल होते हैं थोड़े थोड़े, कुछ
जिनको बोलते हैं सिस्ट्रेन। कुछ इसमें क्या होता है, स्पेरिकल फॉर्म के अंदर स्पेरिकल वैक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, गोल्गी ने इसको डिस्क्राइब किया था, गोल्गी मेम्ब्रेन होती है प्लांट्स के अंदर, सिंगल मेम्ब्रेन ब्राउंडेड होता है ये, और इसके अंदर एब्सेंट किस में होगा, ये प्रोकैरियोटिक मैमिलिन आर्बीज और सीड सेल्स के अंदर क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स को फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला को बनाने में काम करता है। सीक्रेटरी नेचर का होता है। इट हेल्प्स इन मैलिमिलियन सिंथेसिस, मैलिमिलियन को करता है ये, सिंथेसाइज करता है लिपिड्स और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कहा जाएगा, लिपिड्स और प्रोटीन सिंथेसाइज करने के बाद गोल्गी एपरेटस में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहते हैं, और उसके बाद गोल्गी एपरेटस को क्या करता है, नई जगह भेजता है, ठीक है, सिंथेसाइज फॉर्म को। ठीक है, तो होप ये समझ में आ गया। डायग्राम में अगर आप देखें सॉरी, तो देखिए अब यहाँ पर ये देखिए सेम गोल्गी एपरेटस बना हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, पैरेलल दिख रहे होंगे आपको पैरेलल, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे स्पेरिकल फॉर्म के अंदर वैक्यूल्स दिख रहे होंगे, इसके आसपास आपको स्पेरिकल फॉर्म के अंदर वैक्यूल्स, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर गोल्गी एपरेटस, यहाँ पर लिखा हुआ भी है मॉडिफाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट द सीक्रेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो करता है मॉडिफाई करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लिपिड्स को, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेजता है इनके पास, उसके बाद क्या करता है उस पर थोड़े से बहुत चेंजेस करके उनको आगे भेजते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप देख लीजिए ये रहा गोल्गी एपरेटस, दोनों डायग्राम के अंदर ये गोल्गी एपरेटस ये बने हुए हैं आपके पैरेलली, ठीक है। स्पेरिकल फॉर्म के अंदर क्या चारों तरफ होते हैं कुछ वैक्यूल्स। तो इस तरह से आपके गोल्गी एपरेटस देख लिया आपने, डायग्राम ये हो गया, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूँ, इसके फंक्शन के बारे में देख लिया आपने, डायरेक्टली याद करने की चीज़ें हैं। आप देख लिया, नेक्स्ट जो आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है, ये इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। इसमें देखिए मैट्रिक्स हैं, क्रिस्टेड होता है, इनर मेम्ब्रेन हो गया आपके, बेसिकली क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन दिया हुआ है यहाँ पर आपके, और ये डीएनए मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल आपको दिख रहा होगा, डीएनए मॉलिक्यूल पता ही होना चाहिए आपको क्या होता है, ठीक है। अब इनके बारे में हम देखिए डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट जल्दी से। ओके, तो देखिए इट इज रॉड शेप, रॉड के शेप में होता है ये स्ट्रक्चर, फाउंड इन द सिस्टोप्लाज्म। कहाँ मिलेगा आपको ये सिस्टोप्लाज्म, सिस्टोप्लाज्म मैंने आपको बताया था सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसके अंदर ये सब क्या करते हैं, इस तरह से फ्लोट करते हैं। तो एक तरीके से सिस्टोप्लाज्म के अंदर होगा ये, ऑफ एन ऑल यूकैरियोटिक सेल, आपको मोस्ट ऑफ कहाँ मिलेगा, सब यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, एक्सेप्ट सेम मैलिमिलियन आरबीसीज, मैलिमिलियन आरबीसीज में नहीं मिलकर आपको कहाँ मिलेगा, ये बाकी सब यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ आपको ध्यान रखना है कि मैलिमिलियन आरबीसीज में मोस्ट ऑफ चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है। बाकी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको मिलेगा। सिस्टोप्लाज्म बता चुका हूँ, एक लिक्विड होता है जो सेल के अंदर भरा होता है जिसके अंदर सब चीज़ें क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। तो दीज आर आल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, सेम होता है मैलिमिलियन, जो मैमिलियन आरबीसीज हैं उनमें एब्सेंट होगा, प्रोकैरियोटिक में भी एब्सेंट होगा। तो किसमें मिलेगा, यूकैरियोटिक में मिलेगा। नेक्स्ट, इट वॉज फर्स्ट सीन बाय द कॉलीलियर इन इंसेक्ट सेल, किसके अंदर मिला था, सबसे पहले इंसेक्ट सेल में मिला था, किसने देखा था, कॉलीलियर। रॉड शेप है, ध्यान रखना है। मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन द मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, मैक्सिमम जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है वो किसमें मिलता है, एक्टिव सेल के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक एक्टिव सेल होता है, एक होता है पैसिव सेल। पैसिव सेल का आप बोल सकते हैं डेड सेल भी बोल सकते हैं, जिस तरीके से काम नहीं करता है, थोड़े टाइम पे काम करता है, उसके बाद क्या करता है, वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है। जैसे आप अपनी स्किन पे देखेंगे तो स्किन के ऊपर आप क्या करते हैं, थोड़े टाइम पे क्या करते हैं, जैसे कि आप D10 वगैरह कराते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपके डेड सेल होते हैं ऊपर, वो D10 क्या करता है, डेड सेल को हटा देता है, और फिर आपके नए सेल दिखते हैं तो आपकी स्किन थोड़ी क्या दिखती है, फेयर दिखती है आपको। तो एक्चुअल में क्या है, आपके डेड सेल रिप्लेस हो गए, इसलिए आपकी स्किन क्या दिखती है, फेयर दिखती है। तो एक्टिव सेल्स में मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पैसिव सेल यानी डेड सेल के अंदर बहुत कम में होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर ऑफ द सेल, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपका, पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब एक तरह से ये पावर हाउस है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया खराब तो सेल कंप्लीटली खराब हो जाएगा। इसको एनर्जी यहीं से मिलती है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है ये, ठीक है। स्टोरेज बैटरी, बैटरी के जैसे स्टोरेज बैटरी हम यूज़ करते हैं तो वैसे एक तरह से बैटरी का काम करता है ये सेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफाइड प्रोटीन, डबल लेयर होती है एक तरीके से, आप ये मान के चलिए इस तरह से रॉड तरह की शेप में होगा, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर इनर लेयर, आउटर लेयर इनर लेयर, ठीक है। इस तरह से डबल मेम्ब्रेन की तरह शेप होगी। अभी डायग्राम में भी दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, आप देखना माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, देखिए डबल मेम्ब्रेन दिख रही होगी आपको, मैं इसको थोड़ा, अच्छा रॉड शेप में आप देख पा रहे होंगे, ये रॉड शेप में ऊपर से कट करा हुआ है, यहाँ ऊपर भी ऐसे था ये, लेकिन इसको कट करके दिखाया हुआ आपको, यहाँ तक देखिए कट करा हुआ है ये इसका, और आपको ऐसे दिखाया हुआ है। डबल मेम्ब्रेन देखिए आप, एक ये बाहर की तरफ लेयर है और एक अंदर की तरफ लेयर है, ठीक है। आपको विड्थ दिख रही होंगी इसकी, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए विड्थ दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है। डबल लेयर, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, तो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ओके, तो
तो डबल लेयर मेम्ब्रेन होगी, जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो स्पेसिफिक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है इस फ्लोडेड इनसाइड टू फॉर्म द चैम्बर्स कॉल्ड क्रिस्ट। ठीक है, अंदर की तरफ क्या करती हैं, फोल्ड की तरह रहती है, एक तरीके से फोल्ड रहती है जो इनर मेम्ब्रेन होती है, कॉल्ड क्रिस्टे, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। क्रिस्टे आर द इनफोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दैट possess enzymes for respiratory cycles like Krebs cycle. ATP synthesized units are called the osmoसियम और F1 particles। ठीक है, तो बेसिकली जो इनर सेल है, आउटर सेल तो स्पेसिफाइड प्रोटीन से मिलकर बना होगा, इनर सेल क्या होती है, फोल्डेड होती है अंदर की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। क्रिस्टे आर द इनफोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फोल्ड की फॉर्म में रहते हैं ये, दैट पजेस एंजाइम्स। इनके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेटरी साइकिल में हेल्प करते हैं, कर्ब साइकिल में हेल्प करते हैं। क्या होता है कर्ब साइकिल, बाद में देखेंगे, बाद में आएगा जब सब बताऊंगा कर्ब साइकिल क्या होता है। अभी आपको ध्यान रखना है कर्ब साइकिल में हेल्प करता है, बाद में अगर नहीं भी बताऊं तो आप मुझे याद करा दीजिएगा सर कि कर्ब साइकिल पॉइंट बचा हुआ है। तो कर्ब साइकिल में हेल्प करता है, एटीपी को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, एटीपी जो होती है आपकी प्रोटीन को फॉर्म करके बाद, मैंने बताया था आपको एक एनर्जी की फॉर्म बनती है जिसको बोलते हैं अमीनो ट्राई फॉस्फेट। एटीपी मतलब अमीनो ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, उसको सिंथेसाइज करता है, यूनिट्स आर कॉल्ड, और सिंथेसाइज करने के बाद जो फॉर्म होता है, ठीक है, एनर्जी की जो फॉर्म बनती है उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीसोम्स। ठीक है, ऑक्सीसोम्स या क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल्स। ठीक है, जो प्रोटीन आपने खाया, मतलब जैसे कि आपने जब फूड खाया, उस फूड से क्या करा, इसने एनर्जी बनाई है अपनी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर एनर्जी बनती है रेस्पिरेशन से, एटीपी। अब क्या करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इस एटीपी को किस में कन्वर्ट करता है, F1 पार्टिकल में। किस में कन्वर्ट करता है, F1 पार्टिकल में। ठीक है, ओके, ठीक है, तो F1 पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे समझ में आ गया आपको कंप्लीट की क्या काम करा इसने। नेक्स्ट, स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द पेरीमाइट्रोकल स्पेस। जो स्पेस पैन के बीच में इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। उनके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अगर आप यहाँ डायग्राम में भी देखेंगे तो देखिए दो लेयर आपको दिख रही होंगी, एक ये आउटर लेयर है और एक इनर जो लेयर है ये फोल्ड दिख रही है आपको। देखिए आप फोल्डेड है ना इनर लेयर, ये देखिए ऐसे फोल्डेड है, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं इसको, ये देखिए फोल्ड हो रही है, देखिए ये फोल्ड है, ये फोल्ड है, यहाँ पर फोल्ड है, इस तरह से। तो इनर लेयर क्या है, फोल्ड है, ठीक है, जबकि आउटर लेयर क्या है, फोल्ड नहीं है। आगे देखिए, ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है मैट्रिक्स बोलते हैं, देखा दिया मैंने आपको। और क्रिस्टे आपको इनर लेयर को बोलते हैं। ठीक है, आउटर लेयर क्या होती है, सब स्पेसिफाइड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स दिखाई दिया इसमें। अभी हम देख लेते हैं और पॉइंट, मैंने सारे पॉइंट्स इक्वली निकाल के रखे हुए हैं। आपके एनसीईआरटी में तो क्या करा, पूरे पैराग्राफ के अंदर दिया होगा, तो मैंने पॉइंट्स में लिखी हुई सारी चीज़ें। अच्छा, स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। फ्लूइड इनके अंदर भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स फ्लूइड। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स फ्लूइड। आगे बात करते हैं इसके फंक्शन की। इट इज़ द मेन फंक्शन टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखना। अब जब इससे एनर्जी मांगी जाती है, जब सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, किसी भी सेल को, हमारी बॉडी को, तुम्हारी बॉडी किसी भी सेल को एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, वो किससे मांगता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये जो इस एटीपी वाली से जो एनर्जी होती है, इसको सिंथेसाइज करके वो किस में देता है, F1। अभी हमने देखा है ऊपर F1 पार्टिकल्स में अगर सिंथेसाइज करके देता है। ठीक है, ये हो गया। इट इज़ द साइट ऑफ कर्व साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया था कर्व साइकिल, रेस्पिरेशन की जो कर्व साइकिल होती है उसका मेन पॉइंट यही होता है। ऊपर भी देख चुका हूँ, यहाँ भी देख चुका हूँ। अच्छा, ऑक्सीसोम कंटेन्स एंजाइम्स फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ऑक्सीसोम जो मैंने बताया था आपको, क्या इसके अंदर जो एटीपी को सिंथेसाइज करने की क्या होती है, एक यूनिट होती है, जो ऑक्सीसोम्स होते हैं, एग्जाइम्स होते हैं एक तरीके से। ठीक है, ऑक्सीसोम कंटेन्स एंजाइम्स फॉर एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीसोम्स में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं, या आप बोल दीजिए सिंथेसाइज करते हैं। और सिंथेसाइज करने के बाद किस में कन्वर्ट करते हैं, F1 पार्टिकल, जिनको आप F1 पार्टिकल ही बोलते हैं एक्सोसोम्स को एक तरीके से। तो एक्सोसोम्स कंटेन्स एंजाइम्स फॉर एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी के प्रोडक्शन के लिए जो F1 पार्टिकल्स हैं उनके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो F1 पार्टिकल है ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान रखना है आपको। जो एटीपी सिंथेसाइज होता है ना, तो जिसकी हेल्प से होता है उनको हम F1 पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, शायद मैंने अभी पीछे थोड़ा गलत बता दिया है, तो आप ध्यान रखना। जो एटीपी जो फॉर्म होती है, एनर्जी की सिंथेसाइज होती है, तो इस यूनिट को सिंथेसाइज कौन करता है, ऑक्सीजन या फिर F1 पार्टिकल। ठीक है, ये एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस एटीपी की फॉर्म को सिंथेसाइज करते हैं और फिर आगे सेल को देते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर कर लीजिएगा। मैट्रिक कंटेन्स एंजाइम्स फॉर कर्व साइकिल। जो कर्व साइकिल आपकी बनती है रेस्पिरेशन के फॉर्म में, उसको क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में,
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैट्रिक्स क्या होता है? फ्लूइड होता है जिसके अंदर भरा होता है। ठीक है, तो होप ये समझ में आया हो। थोड़ी मेरी स्पीड आज ज़्यादा है क्योंकि टाइम थोड़ा कम था, इसलिए मैंने फटाफट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखी है। हाँ ओके, तो आप वीडियो को अगर आपको लगे ज़्यादा स्पीड है तो आप स्लो करके देख लेना, नो इशूज़। डीएनए ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी होता है। आगे हम बात करते हैं आप राइबोसोम्स की। मैं पहले डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको राइबोसोम्स। ओके, जस्ट अ मिनट। ये देखिए आप राइबोसोम्स आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मार्क्ड है, ये राइबोसोम्स है, यहाँ मार्क करा हुआ है राइबोसोम्स आपके इस तरफ है। इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसाइज कंटेन कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए। राइबोसोम में क्या होता है? बेसिकली आरएनए का कंसंट्रेशन होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो दूसरे वाले डायग्राम में भी मैं आपको दिखा देता हूँ राइबोसोम्स कहाँ हैं पर आपके। ठीक है, तो आप ये देखिए राइबोसोम्स के रहे आपके यहाँ पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं छोटे छोटे, दिख रहे होंगे आपको, ये राइबोसोम्स है आपके। ओके, तो देखिए अब राइबोसोम्स के बारे में देख लेते हैं फटाफट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। राइबोसोम्स वो साइट है जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। प्रोटीन क्या होता है? सिंथेसाइज होता है। ऑल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन एंजाइम्स कोडेड बाय द न्यूक्लियर डीएनए आर सिंथेसाइज्ड अपॉन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। जितने भी फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं या एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लियर डीएनए में हेल्प करते हैं, उन सब का सिंथेसाइज कहाँ पर होता है? आपके राइबोसोम के अंदर। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। क्यों इसको ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि राइबोसोम्स फ्लूइड, एक फ्लूइड के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, जिस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? जिस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। इसलिए इसको क्या बोला गया है? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। तो आपको ध्यान रखना है, राइबोसोम के अंदर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनका सिंथेसाइज होता है। द डीएनए कोड आर ट्रांसपोर्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए। उसके बाद जो डीएनए का जो कोड होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होते हैं जो कोडिंग को जनरेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो डीएनए कोड उसके बाद कहाँ जाता है? मैसेंजर आरएनए के पास। कहाँ जाता है? मैसेंजर आरएनए, जिसको आप क्या बोलते हैं? एमआरएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो वहाँ तक जाता है। उसके बाद क्या होता है? एमआरएनए मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट इनटू द साइटोप्लाज्म एंड ईच बिकम्स अटैच्ड टू द सेवरल राइबोसोम्स। उसके बाद क्या होता है कि जो एमआरएनए मतलब मैसेंजर जो आरएनए है वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब उस लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर, साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है उसके अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं? जितने भी राइबोसोम्स होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, विच द ग्रुप कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम्स। और एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। और क्या बोल सकते हो आप? पॉलीराइबोसोम्स बोला हुआ है, ठीक है, सेम वही मीनिंग है। इन दिस वे ईच mRNA molecule bring about polymerization of a specific protein molecule with the help of ribosome from amino acid nucleus found in the cytosol। अब देखो आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में एक्चुअल में होता क्या है। जो बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है, ठीक है, वहाँ से अगर कोई प्रोटीन्स वगैरह या कोई भी इंफॉर्मेशन भी अगर आप बोलिए तो सिंथेसाइज होती है, तो वो किसके पास जाती है? एमआरएनए के पास। किसके पास जाएगी? एमआरएनए। एमआरएनए बेसिकली क्या होता है? मैसेंजर आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाकी आरएनए को ये इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, दो तरह के आरएनए होते हैं, एक एमआरएनए, एक नॉर्मल आरएनए। तो जो एमआरएनए होता है, एक मिनट मैंने यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया, एमआरएनए, ठीक है, mRNA। तो बेसिकली जो mRNA होता है ये क्या करता है? मैसेंजर आरएनए होता है। तो जो डीएनए से इसको इन्फॉर्मेशन मिली कोडिंग के थ्रू, वो क्या करता है? ये mRNA अपने पास सेव रखता है। अब ये mRNA क्या होगा? डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है इन्फॉर्मेशन को साथ लेके। ठीक है, अभी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये डिफरेंट आरएनए से जॉइंट होते हैं। तो देखिए ये जस्ट एग्जाम्पल mRNA टूट गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर कुछ डिफरेंट आरएनए थे, ठीक है, तो अब ये जो mRNA है ना, ये क्या करेगा? इन डिफरेंट आरएनए के पास इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, प्रोटीन्स सिंथेसाइज हुए हैं वो लेके जाएगा, ठीक है, इन सब प्रोटीन्स को लेके जाएगा और सब सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन के पास लेके जाएंगे इस तरह से। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं? एक चेन बना देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चेन बन गई पूरी। तो इसी पूरी चेन को क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम्स। और इस तरह से चेन बना के इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लस जो आपने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को